चाय पकौड़े बेचने वाली माँ बेटी ने खरीदा संगमरमर का महल। रिया बेटा, बस थोड़ा सा और चल ले। देख, माँ को जब कोई जगह मिल जाएगी ना तो फिर मैं अपनी रानी बेटी को वहाँ ले जाऊंगी। माँ, बहुत पाँव दुख रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, अब नहीं चला जाता। माँ, मेरी रानी बच्ची, बेटा अभी हमारे पास चलने के सिवा कोई चारा और नहीं है। तेरे बेदर्दी बाप को तो तेरी जरा भी फिक्र नहीं है। 4 पैसों के लालच में उस स्वार्थी ने तुझे और मुझे दोनों को छोड़ दिया, और मेरी सौतन तो वो ऐसे ले आया जैसे कि कितनी शान की बात हो। माँ, तो क्या आप बाबा अब कभी हमारे पास नहीं आएंगे? नहीं मेरी बच्ची, उस दोगले आदमी के लिए अब हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, और उसे बाबा मत बुला। वो तेरा बाप नहीं, बस एक घटिया इंसान है। कुछ देर को यहाँ बैठ जा, तब तक मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अंकिता ने अपनी 12 साल की बेटी को सड़क किनारे बैठा दिया और वो खुद उसके पेट में अनाज के 4 दाने डालने को सड़क पर आ गई। अंकिता के पति ने अंकिता और अपनी बेटी को एक अमीर औरत की बातों में आकर छोड़ दिया था, और अब दोनों माँ बेटी सड़कों पर बिना किसी ठिकाने के मारी मारी फिर रही थी, जबकि मुकेश खुद अपनी दूसरी अमीर पत्नी के साथ आराम से संगमरमर के महल में था। अनीता जान, हमारे ये संगमरमर का महल जितना खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम हो। ऐसा क्या? वैसे मुकेश, तुमने अपनी बीवी को तो छोड़ा ही, लेकिन तुमने तो अपनी 12 साल पाली हुई बेटी को भी छोड़ दिया। तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही? अनीता जान, ऐसे सस्ते लोगों की याद मुझे नहीं आती है। हाँ थी वो 12 साल से मेरे पास, लेकिन मैंने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। अच्छा तुम उनकी बातें ना करो, मेरा इतना अच्छा मूड है और खराब हो जाएगा। यहाँ इतना अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है, लेट्स ईट। एक तरफ मुकेश ऐसे मजे में था तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी। सुबह से घर से निकले हुए शाम ही जा रही है, अभी तक रिया के पेट में मैं एक अनाज का दाना नहीं डाल पाई हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, अब क्या खिलाऊंगी अपनी बेटी को? अब तो लगता है कि यही करना पड़ेगा। अंकिता ने ऐसे बोलकर दिल पर पत्थर रखकर अपना आंचल हाथों में उठा लिया। कुछ देर बाद ही लोगों ने उसके आंचल में पैसे डालने शुरू कर दिए और उन पैसों से गरीब माँ अपनी बेटी के लिए खाना खरीद कर फुटपाथ पर गई। रिया बेटा, देख मैं खाना। रिया कहाँ है? रिया, रिया मेरी बच्ची, माँ, रिया। अंकिता ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे रिया खड़ी हुई थी, लेकिन उसे एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। रिया बेटा, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तू? और ये आदमी कौन है? मैडम, आपकी बेटी को यहाँ फुटपाथ पर कुछ लड़के छेड़ रहे थे। ऐसे लड़कियों का फुटपाथ वगैरह पर रहना सही नहीं है। वो तो मैंने इस बच्ची को देख लिया और उन जंगलियों के बीच से बचा लिया। उस आदमी की बात सुनकर अंकिता बहुत ज्यादा बेबस हो गई। उसके हाथों से खाना छूट गया और वो फूट फूट कर अपनी बेटी को खुद से लिपटा कर रोने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये दुनिया बहुत बुरी है मेरी बच्ची, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता है। इस दरिंदी दुनिया के बीच में तुझे बिना ठिकाने के कैसे पालूं? अंकिता ऐसे ही रोने लगी कि तभी उससे वो आदमी बोला जिसने रिया को बचाया था। दीदी ऐसे रो नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आप बुरा ना मानो तो दीदी, मैं आपको एक जगह ले जा सकता हूँ जहाँ आप और आपकी बच्ची सुरक्षित रहेंगी। अंकिता को उस वक्त ऐसे ही सहारे की जरूरत थी। वो आदमी अंकिता की जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आया जिसने उसे रहने को एक किराए का घर दिया। अब अंकिता उसमें रिया के साथ रहती थी और भीख मांग मांग कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते 2 साल बीत चुके थे और एक दिन, माँ देखो, मैंने लकड़ी से रेड़ी बना दी है, अब हम इसके ऊपर चाय पकौड़े बेचने को निकल सकते हैं। तेरी जिद की वजह से ही मैंने 2 साल पैसे बचाए। अब आखिरकार हम चाय पकौड़े आज बेचकर इज्जत की रोटी कमाने को निकलेंगे। दोनों माँ बेटी ऐसे बोलकर रेड़ी पर चाय पकौड़े बेचने को निकल गई और वो एक सड़क किनारे रेड़ी लेकर खड़ी हो गई। पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चाय, एक बार खाकर देखो। अरे वाह, इस स्ट्रीट पर तो पहले चाइनीज फूड से मिलती थी, अब यहाँ इंडियन चाय और पकौड़े भी मिलने लगे। दूं क्या दीदी? हाँ, हाफ प्लेट पकौड़े और एक चाय दे दो। वैसे तो मैं यहाँ चाइनीज फूड ही खाती थी, लेकिन आज इंडियन खाऊंगी। उस लड़की ने चाइनीज को छोड़कर चाय पकौड़े खाना बेहतर समझा। ऐसे ही उस स्ट्रीट पर जितने भी लोग आए सभी उन माँ बेटी की रेड़ी पर ही रुके, जिसकी वजह से वहां पर बाकी बेचने वालों की बिक्री कम हो गई। ऐसे ही 2-4 दिनों तक तो चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो दोनों अपनी रेड़ी लेकर आई तो वहां पर दूसरी रेड़ी वालों ने उन्हें आने नहीं दिया। तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पर अपनी रेडी नहीं लगा सकती हो? क्यों नहीं लगा सकते हैं? तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? अरे बाप पर आती है लड़की। हाँ,
अरे तोड़ो इनकी रेडी को भाइयों, इन्होंने यहाँ आकर हमारी बिक्री कम करवा दी और अब हमसे ही जुबान लड़ा रही है। नहीं नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। बेचारी अंकिता ने काफी उन लोगों को रोका, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और उन सभी ने गरीब माँ बेटी की रेडी को तोड़ दिया। इन लोगों का हमने क्या बिगाड़ा था, क्या दुश्मनी थी। माँ ऐसे रो नहीं, इन्हीं मुश्किलों से जूझ कर तो हमें कुछ बड़ा कर दिखाना है और बाबा को भी ये एहसास करवाना है कि उन्होंने कितना गलत किया। जब हम दोनों साथ हैं तो फिर हमें ऐसे घबराना नहीं चाहिए। उठिए, हम फिर से अपनी रेडी लगाएंगे, लेकिन कहीं और। रिया की हिम्मत देने से अंकिता में भी हिम्मत आई। उन्होंने अपनी रेडी को रिपेयर किया और फिर से वो अपनी रेडी हाईवे पर लगाने को गई। हाईवे पर उनका चाय पकौड़े का काम अच्छा चला और अब उन्हें वहां से ये काम करते करते लगभग 2 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन हाईवे पर बेहद रश था। रिया बेटा, आज तो हाईवे पर ये गाड़ियां हवा की तरह गुजर रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई गाड़ी हमारी रेडी में ठोकरे न मार दे। माँ! रिया ने अपनी माँ को धकेल कर दूर कर दिया और उसी वक्त एक गाड़ी आई जिसका संतुलन बिगड़ा हुआ था। उसने उनकी रेडी को जोर से टक्कर मारकर उड़ा दिया। माँ, ये क्या हुआ? हमारी रेडी तो उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे तो हार नहीं मानेंगे बेटी। हिम्मत रख, कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। अंकिता ने रिया को हिम्मत दी। अभी दोनों माँ बेटी बुझे मन से वापस लौट ही रही थी कि उन्हें रास्ते में एक पर्चा पड़ा हुआ दिखाई दिया। माँ देखो, ये पर्चा, ये तो कुकिंग कंपटीशन का है, भाग ले लें क्या? हाँ, क्यों नहीं। अंकिता और रिया के लिए एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। उन दोनों ने ही कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की ठान ली, जिसमें उन्होंने अपना नाम लिखवाया और फिर वो कंपटीशन देने भी गईं, जिसमें उन्होंने चाय और पकौड़े ही बनाए और वो दोनों जीत गईं। आपके हाथों की चाय और पकौड़े का स्वाद बहुत ही अच्छा था। बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 साल। 16? सिर्फ 16 की होकर तुमने अपने से 2 गुनी उम्र वालों को पीछे छोड़ दिया। ऐसा टैलेंट आसानी से नहीं मिलता। मैं आपकी बेटी को अपने रेस्टोरेंट में शेफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर अंकिता बहुत ज्यादा खुश हुई। उन दोनों माँ बेटी ने जहाँ से सोचा भी नहीं था वहां से उनके लिए रास्ता खुला। अंकिता ने रिया को उस जज के रेस्टोरेंट में लगा दिया और वो दोनों शहर आ गईं। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब रिया 20 साल की हो चुकी थी और एक बड़ी शेफ बन चुकी थी। एक बार एक जगह एक संगमरमर के महल पर बोली लगाई जा रही थी, जहां रिया भी अपनी माँ के साथ पहुंची और उसने अपनी माँ के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाकर संगमरमर का महल खरीदा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मुझे ये दिन भी नसीब करवाएगी। माँ, आपको तो ये दिन दिखाने की खुद से कसम खाई हुई थी मैंने, लेकिन अभी जरा किसी और को भी आईना दिखाना है। रिया ऐसे बोलकर एक आदमी के पास गई जो कि मुंह लटकाकर खड़ा हुआ था। क्यों आए हैं? बेटा रिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। मुझे दोनों माँ बेटी माफ कर दो ना। आप कौन हैं और ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे हाँ, आप तो मुकेश जी हैं, जिनकी दूसरी पत्नी ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करके दूसरी शादी कर ली थी। अब क्यों आए हो यहाँ? जाओ। रिया, किसके मुंह लग रही है? अंदर आ जा। रिया ने मुकेश के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और अपनी मेहनत से उसने ये साबित कर दिया कि अगर औरत कुछ ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। रिया ने अपनी माँ को खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। माँ, तुम आराम करो, मैं फुलवारी में जा रही हूँ, फूल चुनकर लाने, मालाएं भी बनानी है। जा रही है बिटिया, मगर बाहर तो कितना घना कोहरा छाया हुआ है और बेटी तुझे तो पता है वो शाही महल राजा साहब का है और वो फूलों की बागवानी भी उन्हीं की है। भगवान न करे किसी भी दिन उन्हें भनक लग गई कि तू वहां से फूल तोड़ कर लाती है तो कहीं वो हमें कोई सजा ना सुना दे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सतर्कता से फूल तोड़ूंगी। अभी घना कोहरा है, इतनी ठंड में कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा बोलकर कंचन अपनी फूलों वाली डलिया लेके फुलवारी में आ जाती है। कंचन एक गरीब परिवार से थी जिसका इस दुनिया में उसकी बीमार माँ के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं था, इसलिए वो मंदिर के बाहर फूल माला बनाकर बेचती थी। अरे वाह, आज तो रात रानी के कितने ताजे ताजे फूल बिखरे हुए हैं, इनसे तो बहुत माला बन जाएंगी। चलो, भगवान की दया से आज थोड़ी विशेष कमाई हो जाएगी। कंचन फूल तोड़ने लगती है, तभी एक गरीब तबके का लड़का आ जाता है। सहमे से अंदाज में कंचन ने कहा,
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी, मेरे पिताजी ये बागवानी के माली हैं। आज वो आ नहीं सके इसलिए मैं देखभाल कर रहा हूँ। हे भगवान, कहीं ये राज दरबार में मेरी शिकायत न कर दे। क्या करूँ अब? आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा साहब को कुछ नहीं कहूँगा। आप बेझिझक फूल तोड़ लो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये बात चल रही थी? मैं माली का बेटा हूँ, आपका फूलों सा मुरझाता चेहरा पढ़ लिया था। कंचन बात काटकर वहां से फूल लेके अपनी मड़ई में आकर मालाएं पिरोने लगती है। तभी उसकी सखी सहेलियां स्नेहा पूजा आती हैं। अरे क्या बात है पूजा, स्नेहा, इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? गांव में किसी का ब्याह है क्या? अरे कंचन, आज राज दरबार में दावत है ना, तो शाही महल की रानी साहिबा ने पूरे गांव को आमंत्रित किया है, तो हम वहीं दावत खाने जा रहे हैं। ए कंचन, तू भी हमारे साथ चलना। पता है, राजा साहब का बेटा बड़ा नौजवान है, कद काठी किसी शूरवीर जैसा है और मुखड़ा तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हाय जाने वो शहजादा किसकी किस्मत में होगा। तो कितनी सुंदर है, क्या पता तुझे पसंद कर ले। नेहा की इस बात पर पूजा जलते हुए बोलती है, ओए स्नेहा, इतने दूर के ख्वाब मत सजा। वो राजा का बेटा है, शाही महल का उत्तराधिकारी। इस पगली का और उनका क्या मेल है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा पूजा, कुंदन के सामने मिट्टी का कोई मोल नहीं होता। और वैसे भी घर पर मेरी एक बीमार माँ है, मुझे उनके दवाई के लिए पैसा चाहिए। तुम लोग जाओ भोज खाने। दोनों वहां से चली जाती हैं। कंचन मंदिर के बाहर कड़ाके की ठंड में माला बेचती है। मालाएं ले लो, मालाएं ले लो, मालाएं खुशबूदार ताजे ताजे फूलों की मालाएं ले लो। काकी जी, चाचा जी, हे भगवान, आज तो कितनी भयंकर सर्दी है। इतनी ठंड में बैठे बैठे हाथ पैर जम रहे हैं। कमलावती काकी, फूल खरीद लो, सुबह से बोनी नहीं हुई है। तुझसे फूल खरीदूंगी? मेरे इतने बुरे दिन आए। तेरी उम्र की सब लड़कियों का ब्याह हो गया और तू अभी भी इस गांव में गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे कमला बहन, इसमें इसका भी क्या दोष है? इसकी माँ अपने सुख के लिए इसे छाती पर बिठाए हुए है। जाने कौन हाथ थामेगा इस गरीब लड़की का। मुझे तो लगता है कि इसका कन्यादान भी गांव वालों से चंदा मांग कर करेगी। गांव वालों की ताने भरी बात तीर की तरह उस गरीब बेटी के सीने में चुभ रही थी। वो सिर झुकाए रोने लगती है। कंचन बेटी, क्या बात है? आज बड़ी दुखी दुखी लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो तेरी आंखों में आंसू क्यों है? मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, तेरे बिना बोले भी मन पड़ सकती हूँ। अरे माँ, ये आंसू तो चूल्हे के धुएं से आ गए हैं। चलो, मैंने गरम गरम दाल खिचड़ी बनाई है, खा लो, फिर दवाई खाना है। एक तरफ घनघोर गरीबी में दोनों माँ बेटी पतली दाल खिचड़ी खाती हैं, तो वहीं सारा गांव शाही महल में दावत खा रहा था। दावत हो तो ऐसी 56 तरह के पकवान और ये चांदी सोने की परत लगी मिठाइयाँ, जो इस शाही महलों की बहू बनकर आएगी उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। सच कहा पूजा, जो भी लड़की इस महल की रानी बनेगी वो तो राज करेगी, मगर राजा का बेटा दिखा नहीं कहीं, जाने कहाँ छिपा बैठा है। जी, आप फिर से यहाँ? आज तो शाही महल में सारे गांव वाले को भोज खिलाया जा रहा है, आप नहीं गई? जी नहीं, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती, मुझे उनका ख्याल रखना होता है। और वैसे भी एक दिन की दावत से 100 दिन की सूखी रोटी अच्छी होती है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, ये ना पाने वाली चीज की इच्छा ही करने लगता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कंचन की बात उस लड़के के जहन में बस जाती है। इसी तरह से सिलसिला जारी था। तभी एक दिन जब कंचन माला बेचने मंदिर आती है तो सजावट होता देखकर पूछती है, पुजारी जी, आज मंदिर में इतनी साज सजावट क्यों हो रही है? कुछ खास है क्या? अरे कंचन बिटिया, आज शाही महल के इकलौते राजकुमार का जन्मदिन है। रानी साहिबा ने बहुत बड़ा इंतजाम रखवाया है, बस सीढ़ियां धोना है, धो देगी? जी क्यों नहीं पुजारी जी। कंचन अपनी मधुर आवाज में भजन गाती हुई सीढ़ियां धोती है। मैं बावरिया सुध बुध कोई, मुझको लागी तेरी लगन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। तभी रथ पर सवार रानी वसुंधरा सिर से पैर तक सोने से भरी मंदिर में आकर पूजा करती है, जिसमें कंचन भजन गाती है। अंत में वसुंधरा पूछती है, पंडित जी, ये लड़की कौन है?
कितनी साद की परस्त और सुरीला गाती है, बड़ी मधुर आवाज है, मेरे तो दिल में उतर गई। बड़ी नेक बच्ची है रानी साहिबा। यही मंदिर के बाहर रोजाना ठंड में फूल बेचकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करती है। पिता भी नहीं है दुनिया में, बस ईश्वर से विनती करता हूँ उसे अच्छा वर दे। वसुंधरा पंडित जी से कंचन के घर का पता पूछकर थोड़े ही दिन में ढेरों फल मिठाई, सोने के चढ़ावे और ढेरों सौगातों के साथ उसके चौखट पर आती है, जहां मिट्टी के उस झोपड़े के जर्रे जर्रे से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। बड़े ही कष्टों से वो गरीब बेटी चूल्हा सुलगा रही थी। इस ठंडी हवा के चलते चूल्हा भी नहीं सुलगा पा रही हूँ, क्या करूँ? रानी साहिबा, आप यहाँ मुझ गरीब की कुटिया में? जी हाँ, दरअसल मैं अपनी बेटी कुंवर वीर प्रताप के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। यह सुनकर गरीब माँ फूले नहीं समाती, उसकी आंखों में खुशियों के आंसू छलक जाते हैं। क्या सचमुच रानी जी, आप मेरे गरीब बेटी के लिए रिश्ता लेके आई हैं? कंचन, तेरे तो भाग्य खुल गए मेरी बच्ची। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती, क्योंकि मेरे सिवा इस दुनिया में मेरी बीमार माँ का कोई और नहीं जो मेरे बाद उनकी सेवा करे। मेरे साथ मेरी माँ भी शाही महल आएंगी। मुझे मंजूर है बेटी, बस तुम ही मेरे बेटे की दुल्हन बनोगी। लेकिन कंचन का मन अभी माली के बेटे को लेके कश्मकश में था। पूरा गांव कंचन को मेहंदी हल्दी लगाने आता है। कंचन की शादी पर पूरा गांव दुल्हन के जैसे सजाया जाता है। जग धूमधाम से उसकी शादी राजा से होती है, जो कि कोई और नहीं माली के रूप में मिलने वाला व्यक्ति ही था। जैसे कुछ लोग कंचन के किए खुश थे तो कुछ जल रहे थे। इस गरीब के बेटे के तो सोए भाग्य ही जाके शाही महलों की दुल्हन बन रही है, अब तो सोना चांदी में तोल कर रहेगी। अरे ये तो खुशी की बात है न कमला बहन, बिना बाप के गरीब बेटी को शाही महल का ससुराल मिला है। बेचारी ने सारा जीवन तो संघर्ष किया, अब थोड़ा सुख मिल रहा है उसको। माँ, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरी शादी होगी या मैं एक जोड़ा भी खरीद सकूंगी, मगर ईश्वर की दया से आज मैं सोने का जड़ा हुआ जोड़ा पहनने हुए हूँ। हाँ मेरी बच्ची, ईश्वर तुझे सारे सुख दे। कुछ ही देर में कहार चांदी की डोली लेके आते हैं और कंचन विदा होकर शाही महल आती है, जो कि किसी संगमरमर की तरह चमक रहा था। नौकर चाकर फूल बिछा रहे थे। वसुंधरा जी, बहू रानी आ गई है, स्वागत कीजिए। जी जी, आ जाओ दुल्हन, आज से तुम इस शाही महलों की रानी हो, अंदर आ जाओ। कंचन महल के हर हिस्से को देखती है, जहां शयन कक्ष, शाही मेज और सोने की अनमोल वस्तुएं जैसे महंगे झूमर, सोफे, कालीन महल की शोभा बढ़ा रहे थे। बावर्ची खाने में कई नौकर चाकर खाना पकाते थे। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं शाही महलों की दुल्हन बनूंगी। किसी ने ठीक कहा है, ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जाओ बहू रानी, अब तुम जाकर आराम कर लो, वीर बहू को ले जाओ। जी पिताजी, चलिए कंचन। कंचन अपने कमरे में आती है, जहां मखमल के बिस्तर, सोने का पलंग था और कमरा बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर उसे अपनी टूटी फूटी मढ़ई याद आती है। यह है हम दोनों का शाही कमरा, जहां अब हमें सारी जिंदगी साथ गुजारना है। तो बताइए छोटी रानी साहिबा, कैसा लगा कमरा? बहुत अच्छा है। पता है वीर जी, मुझे लगता है मिट्टी कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन ईश्वर ने मिट्टी में रहने वाली मुझ जैसी गरीब लड़की को सोने का शाही ससुराल देकर सारे अरमान पूरे कर दिए। भगवान हर लड़की को ऐसा संजोग दे, उन्हें भी सपनों का शहजादा मिले। अंत में कंचन अपनी सुनहरी किस्मत के साथ शाही महल में रानियों की जिंदगी बिताने लगती है, जहां नौकर चाकर उसकी जरूरत के लिए हर पल पेश रहते थे।